स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। तो आज मैं आपके लिए सोशल साइंस का सेट डी सॉल्व करके लाया हूं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किए गए प्री बोर्ड परीक्षा के तौर पर, जिसमें कि पहला प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, उमरिया ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में बना है। कहाँ पर? गुजरात में बना है, नर्मदा नदी पर गुजरात में बना है। नेक्स्ट फसल है निम्न में कौन सी रबी की फसल है? तो इनमें से रबी की फसल सोयाबीन तो बरसात में बोया जाता है, तिल भी बरसात में ही बोई जाती है, चावल खरीफ और रबी में दोनों आता है, लेकिन रबी में सिर्फ चना आता है। तो इसका राइट आंसर है चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 में से माना जाता है। जो पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली थी 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में, और ये कुल 35 किलोमीटर चली थी। कुल 35 किलोमीटर चली थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों में पट्टी बांधे और तराजू ली हुई महिला किस चिन्ह का प्रतीक है? आँखों में पट्टी बांधे और तराजू ली हुई महिला किस चिन्ह का प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है, जो आपने देखा ही होगा मूवीज़ में। कोर्ट में जज के सामने ये एक तराजू रखा होता है और आँखों पे पट्टी बंधी होती है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1916 में की। अगला प्रश्न है औसत आय को क्या कहा जाता है? औसत आय को क्या कहा जाता है? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अगला फिल इन द ब्लैंक है महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले कहाँ पर थे? तो महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के कौन से देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति ये सबसे पहले यूरोप के इंग्लैंड देश में हुई थी। ये इंग्लैंड देश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम यूरोप एक महाद्वीप है, इसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। नेक्स्ट है पेरियर रामासामी किस प्रदेश से हैं? पेरियर रामासामी कौन से प्रदेश से हैं? तो पेरियर रामासामी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु से है पेरियर रामासामी। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी है। तो लोकतांत्रिक सरकार किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? तो लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी है। नंबर 6 में है लोकतांत्रिक सरकार किसके लिए है? तो जनता के लिए। लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। अब है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है संसदीय लोकतंत्र। तो संसदीय लोकतंत्र कहाँ पर है? तो वो इंग्लैंड में है। औसत आय को क्या कहते हैं? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नंबर है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। नंबर 4 है परिवहन संचार, तृतीय क्षेत्र है। नंबर 5 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंकों का बैंक है। नंबर 6 है वैश्वीकरण, तो यह अर्थव्यवस्था का एकीकरण है। इस प्रकार से यह सही जोड़ी पूरे उसके सामने ही है, कहीं भी इधर उधर नहीं दी हुई है। प्रश्न नंबर 4 है भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो भारत को सुनहरा रेशा ये गलत प्रिंट हो गया है कि भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। यहाँ पर क्यों की जगह किसे कहा जाता है? तो भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। जूट राइट आंसर है फर्स्ट का।
अगला है नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था। नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था। तो नेपोलियन ने इटली पर सन 1797 में हमला किया था। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रोलेट एक्ट पारित हुआ था सन 1919 को। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था सन 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ पर है। भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ है। तो यह है भिलाई में है, जमशेदपुर में है, राउरकेला उड़ीसा में है। तो इन 3 जगहों पर भारत के इस्पात कारखाने हैं। अगला प्रश्न है सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। तो सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है, इसका आंसर है सरकार का कोई भी अंग शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। सरकार का कोई भी अंग शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है सत्य और असत्य। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाती है। सत्य है, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाती है। बेल्जियम में एकात्मक सरकार है। नहीं, पहले थी एकात्मक सरकार, अब वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है। 3rd नंबर है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये सत्य है। नंबर 4 था महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। बिल्कुल सत्य है। गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है। असत्य है। भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है। ये सत्य है। और सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य में है। तो इसके आगे के प्रश्नों के लिए आप पूरा अंतिम तक वीडियो को देखिएगा, जिसमें सारों प्रश्नों के उत्तर मैंने सम्मिलित किया है, जिनको आप अंत तक देख सकते हैं। जैसे कि भारत में उन 3 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, बांगर क्या है, मृदा अपरदन कोई 2 कारण लिखिए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए आप। तो जैसे कि पहला प्रश्न था 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। तो वो काली मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। अगला प्रश्न था मृदा अपरदन के कारण लिखिए। तो मृदा अपरदन के कारण है वनों का नाश, अत्यधिक पशुचारण, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना इत्यादि। पवन अपरदन, इस प्रकार से मिट्टी का कटाव होता है। इसके बाद अगला प्रश्न था बांगर क्या है। तो बांगर एक जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। उसके बाद अगला प्रश्न था भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम जलोढ़ मिट्टी, काली रेगर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न था गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों। तो गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों। तो गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। गन्ना चीनी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। चीनी उद्योग में गन्ने का प्रयोग होने के कारण यह महत्वपूर्ण मुद्रा दैनिक कृषि उपज बन गया है। अगला प्रश्न था रबी और खरीफ की फसलों के 5-5 नाम लिखिए। तो ये रबी और खरीफ की फसलों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विनिर्माण क्या है। तो विनिर्माण कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे कागज़, बांस, चीनी, गन्ने से लौह इस्पात, ऐसे एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से निर्मित। इस प्रकार। अगला क्वेश्चन था सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन था परिवहन के विभिन्न साधन बताइए। तो परिवहन के विभिन्न साधन ये हैं रेल, बस, ट्रक, वायुयान, जलपोत, पाइपलाइन आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन था राज्य राजमार्ग से क्या आशय है। तो राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिजिटल भारत क्या है। तो डिजिटल भारत ये है, आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट था 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। तो ये है प्रमुख संचार साधन दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा देश के प्रमुख संचार साधन हैं। मैंने सारे अथवा के प्रश्नों को भी उत्तर आपको निकाल के रखा है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। कॉर्न लॉ क्या था। कॉर्न लॉ लिखा हुआ है। वीटो पावर क्या है। ये वीटो पावर का आंसर है। वीटो पावर के बाद क्वेश्चन था फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है। तो फ्लाइंग शटल का यह रस्सी और पुलियों के जरा चलाने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसके बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है। तो 19वीं सदी के आखिरी तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे। अरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। गुटेनबर्ग किस देश के थे। तो गुटेनबर्ग स्ट्रेसबर्ग यूरोप देश के थे। तो यूरोप में स्ट्रेसबर्ग आता है जर्मनी में। तो ये जर्मनी में थे। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हुए थे। तो गुटेनबर्ग ने एक प्रिंटिंग मशीन बनाई थी इसलिए वो प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने 180 प्रतियाँ 3 साल में छापी थी उस अपने डिवाइस से। आजकल तो 1 मिनट में ही कई प्रतियाँ छाप ली जाती हैं, इसलिए वो प्रसिद्ध हुए थे गुटेनबर्ग। पंचांग क्या होता है। तो पंचांग एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर को कहा जाता है। पंचांग 5 अंग से बना है। हम इसे पंचांग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 प्रमुख अंगों से बना है। वो 5 प्रमुख अंग है नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार। इसके बाद है कंपोजिटर व गैली क्या है। कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। इसमें सिर्फ कंपोजिटर पूछा है, गैली नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वे क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राकृतिक घटकों से जुड़े थे उन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, दूध डेयरी, वन मृदा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, उनके उदाहरण दीजिए। ये द्वितीय क्षेत्र है और ये तृतीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न था वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों और श्रमिकों पर एक सा प्रभाव नहीं पड़ा है। ये उत्तर है वैश्वीकरण का। अगला प्रश्न है कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। कंटेनर देख सकते हैं कि कंटेनर क्या है। आप लाइन से वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन उपलब्ध मिलेंगे। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं। तो संघवाद यही है, संघात्मक शासन व्यवस्था को ही संघवाद कहा जाता है। वह शासन जिसमें सत्ता दो या दो से अधिक स्तरों की मध्यवर्ती होती है इसे संघवाद कहा जाता है। इनकी विशेषताएं इस प्रकार है संघवाद की। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर एक लेख लिखिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण का आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। केंद्रीय बैंक आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मुद्रा क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो मुद्रा क्या है, ये उत्तर है वह वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। और ये मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय का आधार, मूल्य का हस्तांतरण। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या इस प्रकार है।
साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए कि ये साइमन कमीशन के बारे में टिप्पणी है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन इस प्रकार है, अपनी विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियों को जनता के समक्ष रखना, चुनाव लड़ना, विरोधी दल के रूप में कार्य करना, सरकार बनाना, शासन की नीतियाँ योजनाओं को जनता तक पहुँचाना इत्यादि। अगला प्रश्न था, क्षेत्रीय दल एवं राष्ट्रीय दल में क्या अंतर होता है, उदाहरण देकर समझाइए। ये क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर है। उसके बाद अगला प्रश्न था, मैप दिया हुआ था, जिसमें ये मैप है गैस एचवीजी के गैस पाइपलाइन, फिर मुंबई हाई, ये रहा मुंबई हाई, सबसे पहला था एचवीजे गैस पाइपलाइन, ये रही एचवीजे गैस पाइपलाइन। अगला था मुंबई हाई, ये रहा मुंबई हाई जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद था मलाजखंड, मलाजखंड ये रहा जो मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में है, मलाजखंड ये रहा। उसके बाद खेतड़ी था, खेतड़ी जो कहाँ पर था, राजस्थान में। उसके बाद था हजारीबाग, हजारीबाग कहाँ था, हजारीबाग है झारखंड में। हजारीबाग के बाद था अजमेर, अजमेर है राजस्थान में। अजमेर के बाद था गया, गया जो ये रहा बिहार में। और इसके बाद अगला था बेबर, बेबर भी है कहाँ पर, राजस्थान में। इस प्रकार से आपका नक्शा भी पूरा हुआ, ये देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।